प्यारे बच्चों, मिशन कैरियर चैनल पर सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए भारत सरकार के तीन अंग में से पहला मैं अंग बता चुका हूं। कुछ कार्यपालिका से आधारित क्वेश्चन राष्ट्रपति पर, और आगे जो आपके लिए प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताएंगे। और आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा, इसका मतलब भारत सरकार के तीन अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीन पार्ट में। और जो आज जो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि विधायिका मतलब लेजिस्लेटर का मतलब है कानून बनाना, यानी कि कानून का निर्माण करना। और ये तीनों बॉडी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों बॉडी फ्री एंड फेयर बॉडी हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय हैं। कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। कार्यपालिका, विधायिका का काम है लेजिस्लेटर का कि कानून को निर्माण करना, कानून बनाने की फैक्ट्री है इसका मतलब। और जो कार्यपालिका संविधान, जो विधायिका में जो कानून बना है उसको लागू करना, यानी कि इन्फोर्स ऑफ लॉ, और विधायिका मेकिंग ऑफ लॉ। और जो जुडिशरी है प्रोवाइड जस्टिस अकॉर्डिंग लॉ, यानी कि कानून के अनुसार, यानी विधायिका के अनुसार या हमारे संविधान के अनुसार किसी कानून को लागू करेगी, यानी कि दंड देने का काम, सही जस्टिफाई करेगी, सही है या गलत है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम आपके लिए बताने जा रहे हैं, जो समझाएंगे, आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास है। और जो बच्चे यूपीएससी, पीसीएस और सीपीओ, सीजीएल, सीटेट, एसएससी, जीडी आदि परीक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए, यानी कि सब कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को देखना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। यानी विधायिका, लेजिस्लेटर, यानी कि संघीय विधायिका, यानी कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे संविधान के भाग पार्ट, यानी कि संविधान के भाग 5 में, यानी कि एक यूनियन शब्द दिया है संघ, और आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक इसके बारे में, यानी कि हमारे संविधान में जानकारी दी गई है। आगे जो है हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था है यानी संघीय विधायिका है और संघीय सरकार है। तो यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है, यानी कि लेजिस्लेटिव, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फेडरल लेजिस्लेटिव का मतलब है, यानी कि 2 सदन होंगे, पार्लियामेंट होगी और उसके 2 सदन होंगे। यानी कि इसमें जो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों को मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। यहाँ पर मैंने आर्टिकल मेंशन कर दिया है, उसको देख लेंगे। इसका निर्माण जो कराई गई थी, जो किसने किया था, ठीक है, ड्यूस कर्नाड ने। और जो इंजीनियर थे, जिन्हें इनका जो आर्किटेक्चर जो बनाया था, या इसका मतलब है जो पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्चर है और उसके साइड के जो आर्किटेक्चर हैं, तो उनका जो लुटियंस की दिल्ली जो कहा जाता है, यानी कि इंजीनियर लुटियंस थे। और दूसरे में इनके जो सहयोगी थे, दूसरे हार्वर्ड बेकर थे। और इस समय तत्कालीन जो गवर्नर थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन, तो इस पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है। अब यहाँ पर चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लोकसभा हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में दिया गया है।
और राज्यसभा के बारे में जानकारी जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में दिया गया है। इसमें जो राज्यसभा का जो निर्माण हुआ था वो 1952 में हुआ था और इसका जो निर्माण है 1952 में दोनों का निर्माण हुआ था। एक यानी अप्रैल और मई में निर्माण हुआ था और इसमें पहला जो इनका अधिवेशन बैठा था तो वो 13 अप्रैल को प्रथम अधिवेशन बैठा था, 13 मई को। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1952 में। अब इसमें चलते हैं लोकसभा के बारे में और दोनों के बारे में अंतर करके बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पर समेट दिए गए हैं और इतना इम्पोर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर शायद ही देखने को मिले। तो यहाँ पर आप समझेंगे, पहले यहाँ पर जो लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी कि ये जनता का घर है, इसे हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं और प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो स्पीकर, जो अध्यक्ष इन्हें कहा जाता है, स्पीकर होते हैं और स्पीकर आर्टिकल 93 मैंने दिया है के तहत एक स्पीकर होगा। तो और इसमें जो है पहले जो स्पीकर हैं वो जीवी मावलंकर थे और अब जो वर्तमान में जो इसके स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर यानी कि ओम बिरला हैं। यहाँ पर देखेंगे, अगर पहले यहाँ पर जो डिप्टी यानी कि स्पीकर जो थे, क्या इसका मतलब है डिप्टी स्पीकर कौन थे? अनंत सेन थे। जब पहली यानी कि लोकसभा हुई थी जब उस समय अनंत सेन आयकर जो थे डिप्टी स्पीकर थे। अब प्रेजेंट में जो अन्ना द्रमुक पार्टी से कौन है यानी कि जिनको बनाया गया है विपक्ष के नेता, मतलब विपक्ष वो उपाध्यक्ष, सॉरी यहाँ पर उपाध्यक्ष यानी कि थम्बी दुरई हैं। तो यहाँ पर जो थम्बी दुरई हैं वो यानी कि उपाध्यक्ष है यानी कि डिप्टी स्पीकर है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये आपके पहले हैं यहाँ पर और ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये आपके प्रेजेंट हैं और ये आपके फर्स्ट हैं, ये आपके फर्स्ट हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। और क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, ये आपका निम्न सदन है तो ये आपका उच्च सदन है। जस्ट अपोजिट में चलिए, यहाँ पर निम्न सदन और ये आपका उच्च सदन है राज्यसभा। ये अस्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी है, ये आपका अस्थायी है तो ये आपका स्थायी सदन है यानी कि परमानेंट सदन है, ये आपका परमानेंट, ठीक है। इसे हम लोअर हाउस, इसे अपर हाउस, ये आपका टेम्परेरी, ये आपका परमानेंट हाउस है। इसमें निर्वाचित जो होता है सदस्य वो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, और इसमें निर्वाचित जो इलेक्टेड होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं राज्यसभा में। दोनों में यहाँ पर मैंने यानी कि अंतर बताया गया है और आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें वयस्क मताधिकार का, ठीक है, अधिकार दिया गया था और इसमें इसमें एज को 1988 का अधिनियम है और इसको जो लागू किया गया है वो 89 में लागू किया गया है और इसमें एज जो 21 साल थी मतदाता की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इस चीज को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन इस तरह से इसको ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें जो इसका अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि इसको चुनते हैं। इसमें जो है इसका जो चुनाव होता है कैसे होता है? अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यानी कि एमएलए द्वारा। इसका मतलब है राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों में से इलेक्ट किया जाता है 14 मेंबर्स में से एक को। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट में अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर जो अधिकतम जो संख्या है इसकी कितनी हो सकती है? पहले 552 थे और यानी कि अब 530 और ज्यादा हो सकती है, 530
जो स्टेट से चुने जाएंगे, 20 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन प्यारे बच्चों इसको ध्यान में देंगे क्योंकि किताबों में जो दे रखा है वो पिछला दे रखा है, अभी करंट किसी में आया, ठीक है, आया भी हो सकता है जो रिसेंट आई हो, या अगर आप पिछली किताबें पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको करंट जानकारी नहीं है तो आपका क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे। इसलिए आप यहाँ पर वीडियो देखें क्योंकि करंट भी यहाँ पर मिलेगा। 104 संविधान संशोधन हुआ था, 2 एंग्लो इंडियन जो है, क्योंकि हमारे भारत में इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। आंग्ल भारतीय का मतलब यह है कोई भारतीय या अंग्रेजी पुरुष, ठीक है, और भारतीय महिला से शादी कर लेता है तो वो यहाँ पर रहना चाहता है और तो उसको यानी कि हमारे लोकसभा में जगह दी जाएगी, सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। और मनोनीत कौन करता था? राष्ट्रपति पहले। अब जो है, अब ये जो 2 इंडियन हैं इसको हटा दिया गया है, अब 2 इंडियन को हटा दिया है और ये इंडियन को 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है जो भारतीय समुदाय के हैं, ठीक है, अंग्रेजी और भारतीय समुदाय दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर 2 कम हो गए तो कितने हैं? प्रेजेंट में टोटल मैक्सिमम हो सकते हैं 550। अब यहाँ पर जो वर्तमान में अब कितने हैं तो इसको ठीक कर लेंगे, 543 है वर्तमान में। 543 में से 530 किससे हैं? स्टेट से इलेक्ट किए जाएंगे और 13 सदस्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से इलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लोकसभा में इतने सदस्यों को इलेक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे डिफरेंस। इसमें राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और 234 राज्य से, 14 यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत किए जाते हैं यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अब जो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 225 है। 225 में से 8 यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 12 सदस्य कौन होंगे? वो 12 सदस्य जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में यानी कि, ठीक है, कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर को यानी कि राज्यसभा जो एक प्लेयर थे और वो कला क्षेत्र से आते हैं तो उनको यानी कि राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। जैसे रेखा हैं और भी जो एक्टर हैं उनको भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर सकता है। अब आगे चलते हैं, 84वां संविधान संशोधन यानी कि 2001 में जो आया था। अब जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि फिक्स का मतलब है यानी कि 2021 में और 2026 तक ये फिक्स रहेगा और ये बिल 21 में आया था। तो यहाँ पर 2000 तक यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई टाइम पूछा गया है तो इसको ध्यान देंगे। आगे जो है यहाँ पर सदस्य जो है, यहाँ पर मैंने अलग से भी डाला है सदस्य जो आपको YouTube चैनलों पर इतना कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें सदस्य यानी कि MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं का मतलब है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य सर्वाधिक अगर पूछता है तो वो कहां से इलेक्टेड किए जाते हैं? उत्तर प्रदेश से। कितनी सीट है? 80 सीट है। यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने हैं? 48, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल से 42 सीट है। 42 यानी कि लोकसभा की सीटें चुनी जाएंगी और बिहार से 40,
ठीक है। दिल्ली से 7 यानी लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे और पुदुचेरी से 1 और सिक्किम और मिजोरम और नागालैंड से यहाँ पर 1-1 दिया गया। तो इन सभी से 1-1 सदस्य इलेक्ट किया जाता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर मतदाता का मतलब है, इसमें एक चीज का आप ध्यान देंगे, पार्लियामेंट के अंतर्गत 84 SC को इलेक्टेड किया जाता है और जो ST हैं वो 47 सीटें हैं। तो इनको ध्यान दें। तो और इसमें आगे चलते हैं मतदाता का मतलब है जो लोकसभा, यहाँ पर जो दिया है LS का मतलब लोकसभा। मतदाता यानी कि जो सबसे ज्यादा हैं वो कौन से, यानी कि इसमें आंध्र प्रदेश के मल्काजगिरी में सबसे अधिक मतदाता हैं। यानी कि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक किसमें है, तो वो मल्काजगिरी में है, आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा यानी कि लोकसभा क्षेत्र। ठीक है। तो यहाँ पर मतदाता पूछे तो कहाँ पर है, जनसंख्या के आधार पर मतदाता सबसे ज्यादा यहाँ पर है। सबसे कम मतदाता किसमें है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में। इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि लोकसभा क्षेत्र के सबसे कम मतदाता लक्षद्वीप में है। आगे चलेंगे क्षेत्रफल। इसका मतलब है मतदाता कहीं पर ज्यादा कहीं पर, यानी कि क्षेत्र भी बड़ा और छोटा होता है और किसी विधानसभा में मतदाता भी अलग अलग यानी कि संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, क्षेत्रफल का मतलब है यानी कि प्रत्येक विधानसभा का क्षेत्र समान नहीं होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो लेह लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी कि लोकसभा का क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, लेह लद्दाख। और सबसे छोटा चांदनी चौक यानी कि दिल्ली का क्षेत्रफल है, यानी कि यानी लोकसभा यानी कि क्षेत्र। आगे चलते हैं अवधि, यानी कि जो ड्यूरेशन है 5 साल तक होता है। यानी कि लोकसभा की अवधि 5 साल तक होती है और प्रथम अधिवेशन की तारीख से काउंट होती है। इस चीज का भी ध्यान रखें। 5 साल की अवधि में अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो यानी कि दोबारा चुनाव होंगे 6 महीने के अंतर्गत। ठीक है। या यहाँ पर कोई सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार ही थे और वो 13 दिनों में गिर गई थी वहां पर, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, पारित हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पर योग्यता में यानी कि क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन है यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत या किसी स्थानीय गवर्नमेंट के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई आदमी लाभ के पद पर है तो वहां पर उसको रिजाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि लोक सेवक के रूप में माने जाते हैं। यानी कि ये ऐसे पद हैं यानी कि जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है वेद का पद नहीं। आगे चलते हैं, लाभ का पद नहीं। आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए और इसमें मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। यानी कि बुजुर्ग भी आदमी यानी कि चुनाव लड़ सकता है और प्रेजेंट में आप देख रहे हैं अधिकांश संख्या में यानी कि बुजुर्ग ही इलेक्शन लड़ते हैं। आगे देखेंगे गणपूर्ति यानी कि कोरम। कोरम का मतलब है गणपूर्ति, किसी सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए यानी कि एक संख्या की जरूरत होती है। यानी कि जैसे कि हमें कोई क्लास लेनी है और हम ये डिसाइड कर दें कि भाई जो हमारी
जो क्लास है उसमें 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से अगर 10 बच्चे आएंगे तब हम क्लास चालू करेंगे। अगर 10 बच्चे से कम आएंगे तो हम क्लास चालू नहीं करेंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये जो लोकसभा है, लोकसभा की जो मीटिंग में यानी कोरम कितना होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये समझाया गया है, यानी कि जैसे कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 550 है और उसमें 10 का भाग दे दें तो कम से कम 55 होना चाहिए। किसी भी सदन की कार्रवाई को यानी कि लोकसभा की कार्रवाई को स्टार्ट करने से पहले यानी लोकसभा स्पीकर उसका कोरम देखता है, यानी कि गणपूर्ति देखता है, तभी वो कार्रवाई को स्टार्ट करता है। अगर 55 से कम सदस्य हैं तो वो कार्रवाई को शुरू नहीं करेगा। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कि 100 के 3 में दिया गया है। 100 यानी मैंने लिखा सीधा 100 के यानी कि पार्ट 3 में। आगे चलते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर मैंने दिया गया है, यहाँ पर जो डिफरेंस जो दिया गया है गणपूर्ति में, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कि जैसे 250 है इसमें, तो इसका 1/10 का मतलब है 25 सदस्य मिनिमम होना चाहिए कार्य यानी राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इससे कम है तो यानी कि जो चेयरमैन है, जो सभापति है, वो कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे जो यहाँ पर किसी को पद से हटाना है, रिमूवल, तो यहाँ पर आर्टिकल 54 में समस्त सदस्यों के बहुमत से यानी कि 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। ठीक है, किसको हटाने के लिए, लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देगी होगी। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कि 94 में यानी कि लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रोसेस है। ठीक है, समस्त सदस्यों के बहुमत से लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसमें एक आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है जब चुनाव कोई पार्टी जीत के आती है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ और जैसे मोदी जी जीत के आए, तो पहली जो मीटिंग होती है तो वहां पर अस्थायी यानी कि उसका स्पीकर चुना जाता है, जिसे हम लोकसभा का ठीक है अस्थायी स्पीकर चुना जाता है। और उस तब वो मीटिंग होती है, क्योंकि किसी मीटिंग के लिए किसी यानी कि अध्यक्ष की जरूरत होती है, तो वो जब तक परमानेंट नहीं चुना जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर यानी कि पहले सदन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर धन विधेयक जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान के आर्टिकल 110 के तहत लाया जाता है और इसमें जो ज्यादा पावर है, लोकसभा की ज्यादा पावर किसमें है, यानी कि धन विधेयक में लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं। ठीक है, और इसकी पावर है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये सिर्फ राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है और परिवर्तन करे या ना करे वो मानना न मानना यानी कि लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे आगे, तो यहाँ पर धन विधेयक में लोकसभा का ही यानी कि पूरा ठीक है कंट्रोल है। आगे देखेंगे यहाँ पर जो संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, तो आर्टिकल ठीक है 108 के तहत, तो राष्ट्रपति अगर किसी में जैसे कि संयुक्त बैठक का जो प्रोसीजर है वो 2 टाइम है। ठीक है, और साल में ठीक है 6 महीने के अवधि के अंतर्गत यानी कि 2 बार मीटिंग बुलाई जाती है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक की जाती है और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में आते रहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें जो जॉइंट मीटिंग कब बुलाई जाती है, जब किसी बिल पर यानी कि विवाद हो, विवाद के समय में
और किस पर भी नहीं बुलाई जा सकती, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव को यानी कि लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में जो इस निंदा प्रस्ताव को जो लाया जाता है किसी भी मंत्री की निंदा के लिए लाया जाता है, यानी कि किसी मंत्री की नीति की या निंदा की, यानी कि अगर कोई मंत्री है और किसी काम पर ध्यान नहीं दे रहा है और जनता उससे त्रस्त या परेशान है या आंदोलन पर उतारू है और इस तरह से खबरें मीडिया में भी आ रही हैं और फिर भी यानी कि कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, तब उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, वो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और विश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अगर सरकार में यानी कि अविश्वास हो जाए, यानी कि विपक्ष को लगे कि किसी सरकार में विश्वास हासिल नहीं है, यानी कि सत्ता में वही पार्टी रह सकती है जिसके पास बहुमत हो, मेजोरिटी हो। अगर मेजोरिटी से कम है तो विपक्ष यानी कि ठीक है लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल ला सकता है, जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव करते हैं, तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी क्योंकि विपक्षी पार्टी के द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे चलते हैं विश्वास प्रस्ताव पर, यह भी लोकसभा के अंतर्गत लाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे किसको लोकसभा में और किसको राज्यसभा में और किसमें किसका महत्व कितना ज्यादा है और दोनों में पावर किनकी समान है, इस चीज का भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जो विश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा लाया जाता है, यानी विपक्ष के द्वारा नहीं, ये विपक्ष के द्वारा, और विश्वास प्रस्ताव यानी कि सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है कि वो अपना विश्वास को यानी कि लोकसभा में पेश करे। आगे जो मंत्रिपरिषद, इसमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जितने भी मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जितने मंत्री हैं या मंत्रिपरिषद या सदस्य, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री और संसद के सदस्य, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस चीज का भी, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ तक समझा दिया था, और आगे जो इसमें जो सदस्य हैं एमपी में, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्यों को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, यानी कि दोनों हाउस के सदस्यों को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की कहाँ से आती हैं, यानी कि सदस्य कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश से, और वो कितने हैं, 31 सीट है। महाराष्ट्र से कितने हैं, 19, और तमिलनाडु से 18, पश्चिम बंगाल से और बिहार से बराबर है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के किन राज्यों में बराबर हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में बराबर है, 16 सीटें हैं यहाँ पर निर्धारित, यानी कि राज्यसभा में। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाएंगे, 16। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में समान है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से वो पूछ सकता है क्वेश्चन को, और पीसीएस और आईएएस में कई टाइम इस टाइप के क्वेश्चन हमारे समय में पूछे गए थे।
आगे चलते हैं यहाँ पर उड़ीसा और राजस्थान यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी बराबर है। इन चीजों को भी ध्यान देंगे। एक तो यहाँ पर 3 भी स्टेट लगातार पूछ सकता है, ऑर्डर में भी पूछ सकता है, समानता में भी पूछ सकता है, तो इसका आप बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीट है और जम्मू कश्मीर में 4 हैं और पुदुचेरी से कितना, 1 सदस्य को यानी राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। यहाँ पर देखेंगे निर्वाचित किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि निर्वाचन होता है, निर्वाचित किए जाते हैं और वो एमएलए में से ही एक एमएलए को जो भी पार्टी डिसाइड करती है उनमें से उनको चुना जाता है राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों में से। अब आगे चलते हैं यहाँ पर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, यानी कि जो पूर्वांचल है, यानी कि पूर्वांचल के जितने भी हैं जो पूरब क्षेत्र है, तो वहां पर मेघालय, नागालैंड और ये जो है इनमें सभी में कितनी सीट है, 1-1 है। लेकिन यहाँ पर जो गोवा है उसमें कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ राज्य जो गोवा है इसमें 1 है, जो कि हमारे वेस्टर्न, ठीक है, इंडिया में आता है। बाकी ये सभी पूर्वांचल के हैं, ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, तो इनको ध्यान रखें। और यहाँ पे गोवा है यानी कि हम, और नीचे यानी पुदुचेरी है और ऊपर जम्मू कश्मीर है और ये दिल्ली दिल है, ठीक है। वैसा मध्य प्रदेश को इंडिया का दिल कहा जाता है, लेकिन दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, दिल्ली दिल वालों की और मुंबई फैशन वालों की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद ये यानी कि भंग हो। आगे जो स्थायी सदन बोला जाता है इसे, ठीक है, स्थायी का मतलब है 2/3 यानी कि हमेशा बने रहते हैं, यानी कि इसलिए परमानेंट हाउस है। और इसमें जो सेवानिवृत्त है 1/3 प्रत्येक 2 साल में निर्वाचित हो जाते हैं और 1/3 ही सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई बीए है या बीएससी या कोई डिग्री है तो वो 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो 3 साल के जो डिप्लोमा में है, जो फर्स्ट ईयर, ठीक में से फिर सेकंड ईयर में जाते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ परमानेंट भी बने रहते हैं, कुछ वहां पर भी। तो वहां पर फिर सेकंड ईयर से फिर थर्ड ईयर में इस तरह से प्रोसेस चलता है और उस क्लास की जो संख्या है वो बनी रहती है। और प्रत्येक जो सदस्य का जो कार्यकाल है कितने समय तक होता है, तो यानी कि 6 साल होता है। इसी तरह से जैसे कि क्लास के अंदर 3 साल में का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है और एक सदस्य को कई टाइम यानी कि निर्वाचित किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर जो मनमोहन सिंह हैं, तो जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनको 1991 से और अभी तक यानी कि कई टाइम यानी कि बार भी राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो 6 साल से अधिक भी यानी कि बार भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित और यहाँ पर नए चुने जाते, उतने ही भर्ती कर लिए जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाएंगे और 1/3 सदस्य ही नए यानी कि इलेक्ट किए जाते हैं। और किनमें से किए जाते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में जिन्होंने विशेष कार्य किए हैं उनमें से राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन का मतलब है मिनिमम आयु। मिनिमम आयु कितना होना चाहिए, यहाँ पर 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 30 वर्ष। इसे हम जो है युवा वर्ग का कहते हैं और इसको हम वरिष्ठ का सदन कहते हैं। वरिष्ठ का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 30 साल में कोई वरिष्ठ नहीं होता है, लेकिन प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर बड़ों का सदन बोला जाता है, क्योंकि ये आयु में इनसे बड़े हैं और ये आयु में कम है। ये प्रथम सदन है, ये आपका जो राज्यसभा
यानी कि द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। अब आगे इसमें गणपूर्ति, सेम प्रोसीजर है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। राज्यसभा के यानी कि उपाध्यक्ष को या स्पीकर सभापति को हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है। हटाने के लिए राज्यसभा के बहुमत से 14 दिन पहले यानी कि किसी राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है, ठीक है, बहुमत से। अब आगे चलेंगे यहाँ पर, लेकिन इसको राज्यसभा के बहुमत से हटाया जा सकता है और इसमें जो चुनौती नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि मंत्रिमंडल अपूर्ण था। तो मंत्रिमंडल अपूर्ण था, उसके आधार पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस चीज को आप ध्यान रखें। आर्टिकल यानी कि 249, ठीक है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है और 2/3 बहुमत से कोई बिल को पारित कर देता है या कुल सदस्य संख्या की मेजॉरिटी और यानी कि 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, बना सकती है राज्यसभा कानून। तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो यानी कि केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा है वो समवर्ती सूची और कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि जिसे हम समवर्ती सूची कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं और दूसरा संघीय सूची यूनियन लिस्ट पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पर लोकसभा में संघीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है और ये जो है आपकी राज्य सूची पर कानून बनाती है। और राज्य सूची में अगर कोई विवाद हो तो यानी कि किसके यानी कि केंद्र सरकार के कानून बने। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि प्रेजेंट में कृषि बिल को लेकर के देश में बवाल चल रहा है, ठीक है, जैसे कृषक आंदोलन चल रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे क्योंकि उनकी डिमांड है कि जो कृषि जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि राज्यों का विषय है और केंद्र ने उसे यानी कि किसी विषय को यानी कि अपने अंतर्गत ले लिया। तो इसको लेकर के अभी विवाद चल रहा है। जैसे कि किसी का पुलिस प्रशासन है, ठीक है, तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल के बीच में और ठीक है केंद्र सरकार के बीच में विवाद चलता रहता है कि यहाँ की जो पुलिस है वो हमारे स्टेट की यानी कि पुलिस यानी कि बनाई जाए, ना कि केंद्र, यानी कि जो पुलिस के जो जिम्मेदारी है वो यानी कि राज्य सरकार की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये विवादित चलते रहते हैं। आगे चलते हैं। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं और इसको कानून बनाने, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। आगे जो इसमें दोनों में जो समानता है तो इसमें इसको विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी कि आर्टिकल 312 के तहत। और ये बार बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे एक एक पॉइंट पर। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नहीं अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा या छूट जाएगा तो वो आप लोगों की ही जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत सारे जिनको कम ठीक है ज्ञान है, देखिए यहाँ पर ज्ञान की परीक्षा है, यानी कि अगर आपको ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि लाखों की भीड़ को आप तभी क्रैक कर सकते हैं कि जब आपके पास विशेष नॉलेज है, यानी कि और स्टूडेंटों से अधिक नॉलेज है, तभी आप किसी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज कम नॉलेज वाले हमेशा यानी कि फॉर्म भर भर के और यानी कि परीक्षा ठीक है टाइम टू टाइम यानी कि देते रहते हैं। तो एक बार अगर आपकी रणनीति पर डिपेंड करता है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो यानी कि इस तरह से करें कि यानी कि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए।
अगर आप कहीं किसी चैनल पर भी आप देख रहे हैं, अगर वहां पर कम आपको नॉलेज मिल रही है तो वहां पर आपका टाइम ही पास हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उस पर खुद भी अध्ययन कर रहे हैं और अपना जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी, यानी कि जो ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं उनकी आप वीडियो देख रहे हैं। कम नॉलेज, ठीक है, से सफलता नहीं होती। ठीक है, आपको विस्तृत नॉलेज चाहिए ही अगर कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है तो, अन्यथा तो आप लगे रहेंगे, साल दर टू साल ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। क्या आपका 2 नंबर से रहा, अब क्या